इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर दो पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग सर्कस से हो? इसके जवाब में वो दोनों किसी अजीब सी भाषा में बात करने लगते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये दोनों नशे में हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी कार के पास ले जाते हैं। कार को बिना घोड़े या किसी मैजिक के चलते देखकर वो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये दोनों किसी और ही दुनिया से आए होते हैं। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड सैटर्न और उसका वफादार कमांडर LCL होते हैं। इनकी दुनिया का नाम एंटे होता है, जहाँ डीमन लॉर्ड सैटर्न ने 4 ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा करने के लिए अपने 4 जनरल्स को भेजा होता है। शुरुआत में डेमन आर्मी जीत रही होती है, लेकिन तभी ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो अपने 4 कमांडर्स के साथ आता है और चारों कॉन्टिनेंट्स में सैटर्न के 3 जनरल्स और पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। इसके बाद हीरो बीच वाले कॉन्टिनेंट पर अटैक करता है, जहाँ सैटर्न का कैसल होता है। यहाँ हीरो और सैटर्न के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। हीरो अपने कमांडर्स के साथ मिलकर सैटर्न का एक हॉर्न काट देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सैटर्न का कमांडर LCL वहाँ आ जाता है, पूरी ताकत लगाकर किसी तरह सैटर्न को बचा लेता है। वो सैटर्न से कहता है कि अभी यहाँ से भागना ही सही फैसला है, क्योंकि फिलहाल इन लोगों को हराना नामुमकिन है। सैटर्न की बात समझ जाता है और अपनी लगभग पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक मैजिक गेट खोलता है जो एक अलग दुनिया की तरफ ले जाता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि ये गेट उसे कहाँ ले जाएगा। गेट में जाने से पहले सैटर्न हीरो से कहता है कि वो वापस आएगा और इस दुनिया पर फिर से राज करेगा। इसके बाद सैटर्न और LCL उस गेट में चले जाते हैं। उनका पीछा हीरो की कमांडर एमिलिया और उसके टीचर बॉब करते हैं। एमिलिया तो गेट में कूद जाती है, लेकिन बॉब अंदर नहीं जा पाता। नई दुनिया में पहुंचते ही सैटर्न और LCL इंसान बन जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो गया। दोनों अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन LCL का मैजिक पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, जबकि सैटर्न के पास थोड़ा सा मैजिक बचा रहता है। सैटर्न समझ जाता है कि जब तक उन्हें अपना मैजिक वापस लाने का तरीका नहीं मिल जाता, तब तक उसे अपनी बची हुई ताकत संभाल कर रखनी होगी। अब कहानी वापस वर्तमान सीन में आती है, जहाँ सैटर्न को एक पुलिस वाला खाने के लिए कुछ देता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है। तभी सैटर्न अपना थोड़ा सा मैजिक इस्तेमाल करके उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद सैटर्न खुद उससे सवाल पूछने लगता है और उसी दौरान मैजिक की मदद से थोड़ी बहुत ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख लेता है। फिर सैटर्न LCL के पास जाता है, जो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा होता है। सैटर्न को देखकर LCL और पुलिस वाला दोनों खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाला सैटर्न से पूछता है कि वो बाहर कैसे आया, लेकिन सैटर्न उसे भी हिप्नोटाइज करके सुला देता है। इसके बाद सैटर्न LCL को बताता है कि इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर उन्हें वापस अपने घर जाना है तो किसी तरह अपना मैजिक दोबारा हासिल करना होगा। तब तक उन्हें यहीं इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। दोनों सड़क पर चलते रहते हैं और काफ़ी थक चुके होते हैं। LCL कहता है कि वो अब और नहीं चल सकता और मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उनके सामने एक टैक्सी आकर रुक जाती है। LCL हैरान होकर कहता है कि शायद उसका मैजिक अभी पूरी तरह ही ना खत्म नहीं हुआ है। उस रात दोनों सड़क के किनारे ही गुजार देते हैं। अगले दिन वो सबसे पहले ID डिपार्टमेंट जाते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को हिप्नोटाइज करके अपनी अपनी पहचान बनवा लेते हैं, जैसे इस दुनिया में आधार कार्ड होता है। इसके बाद वो अपने नाम बदल लेते हैं। सैटर्न अब माओ बन जाता है और LCL अल्सिया। माओ अपना एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लेता है। फिर दोनों ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो किराए पर घर दिलाने का काम करते हैं। वहाँ माओ ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर अल्सिया घबरा जाता है और कहता है, तुमने इनकी भाषा भी सीख ली? माओ मुस्कुराकर जवाब देता है, थोड़ी बहुत, अब चुप रहो, तुम्हें भी बाद में सिखा दूंगा। कम पैसों की वजह से उन्हें एक बहुत ही पुराना और छोटा कमरा किराए पर मिलता है। उस कमरे को देखकर दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तभी घर की ओनर वहाँ आती है और उन दोनों पर लाइन मारने लगती है। रात को दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। माओ को अपने कैसल और पुराने जीवन की बहुत याद आती है। वो अल्सिया से कहता है कि चिंता मत करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो वापस अपने घर जरूर जाएंगे। इतना कहते ही माओ अचानक बेहोश हो जाता है। माओ को गिरते देख अल्सिया घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। अगले दिन माओ और अल्सिया हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि माओ 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए बेहोश हो गया। अब माओ को एहसास हो जाता है कि वो लगभग पूरी तरह ह्यूमन बन चुका है और उसके पास मैजिक भी बहुत कम बचा है। अगर उन्हें खाना खाना है और घर का किराया देना है
तो अब नौकरी करना ज़रूरी है। दोनों कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अलसिया को कहीं काम नहीं मिलता क्योंकि उसे अब भी ढंग से ह्यूमन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। वहीं माओ को मैकडोनाल्ड नाम के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में यही पार्ट टाइम कुक की जॉब मिल जाती है। मैकडोनाल्ड ये नाम थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। इस दुनिया में 1 साल बीत जाता है। अब दोनों अच्छी तरह ह्यूमन लैंग्वेज सीख चुके होते हैं। माओ अपनी कमाई से एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एक साइकिल खरीद लेता है जिसका नाम वो दुल्हन रखता है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि माओ बाहर जाकर काम करेगा और पैसे कमाएगा, जबकि अलसिया घर का काम संभालेगा, जैसे सफाई करना और खाना बनाना। साथ ही अलसिया का असली काम होगा ऐसा तरीका ढूंढना जिससे वो अपना मैजिक वापस पा सके और अपने घर लौट सके। एक दिन माओ काम पर जा रहा होता है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो सिग्नल पर ग्रीन होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की भीगती हुई वहाँ आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। माओ उसे देखकर अपना छाता दे देता है और कहता है कि वो पास के मैकडोनाल्ड में काम करता है, वहाँ आकर वो छाता लौटा देना। वैसे तो माओ एक डिमन किंग है, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छा इंसान है। 1 साल के अंदर माओ अपने काम में इतना अच्छा हो जाता है कि उसे 4 बार प्रमोशन मिल चुका होता है। उसके साथ ये लड़की भी काम करती है जिसका नाम होता है चीएन। ये पागल होती है। माओ के प्यार में माओ फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि फ्रायर खराब हो चुका है। फ्रेंच फ्राइज फ्राई भी नहीं हुए। वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैनेजर को लगेगा कि मैंने खराब कर दिया एंड वो मुझे निकाल देगी, और इतने सारे लोग जो मेरी फ्रेंच फ्राइज का इंतज़ार कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो सोचता है चलो मैं अपना थोड़ा मैजिक यूज़ कर लेता हूँ। वो उन फ्राइज़ को अपने मैजिक से फ्राई करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ की मैनेजर आ जाती है एंड वो माम से उसके ऑफिस में जाने के लिए बोलती है। माँ उसके ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार ये मेरे को निकाल ना दे, फिर मैं काम कहाँ ढूंढूं। मैनेजर वहाँ आती है और उसे बताती है कि मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो फ्रायर बहुत पुराना था एंड असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारा फिर से प्रमोशन हो चुका है एंड अब तुम असिस्टेंट मैनेजर हो इस होटल के। जिसे सुन के माओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल मज़े में गाना गाते गाते घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे लड़की दोबारा से मिलती है एंड वो कहती है ओए माओ। कहता है अरे तुम लाओ मेरा छाता वापस दो, काफ़ी महंगा था वो। ये लड़की से कहती है आखिर मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया सैटर्न। जिसे सुन के माओ डर जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमिलिया है, जो माओ का पीछा करते करते इस वर्ल्ड में इसे मारने आई थी। वो माओ से कहती कि मुझे बहुत टाइम से तुम पर शक था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उन फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए मैजिक यूज़ करते हुए देखा तभी मैं समझ गई कि तुम ही हो सैटर्न द टीम किंग। एंड अब तो तुम गए। फिर वो अपना चाकू बाहर निकालती है एंड वो माओ के ऊपर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सड़क पे लड़ने की वजह से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया होता है एंड पुलिस वाला इस एमिलिया को समझाता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी जितनी भी लड़ाई हो, लेकिन तुम्हें इस पे चाकू से अटैक नहीं करना चाहिए। अब एमिलिया वो क्या ही कर सकती थी, वो चुपचाप पुलिस वाले की सारी डांट सुनती है एंड फिर इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वापस जाते वक्त एमिलिया माओ से कहती कि आज तो तुम बच गए, लेकिन ज्यादा दिन तुम बचोगे नहीं। माओ बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा छाता तो वापस कर दो। एमिलिया कहती है हाँ वो तो खो गया एंड देन वो वहाँ से भाग जाती है। एमिलिया इस वर्ल्ड में एक सर्विस सेंटर में काम कर रही होते हैं एंड बाकी का बचे टाइम पे वो चुपचाप इन दोनों पे नजर रखती है कि ये लोग कोई बुरा काम ना करें। कई हफ्ते बीत जाते हैं एंड एमिलिया परेशान हो चुकी थी। वो इनके घर जाती है और कहती है दरवाजा खोलो। एल्सिया पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बोलती है कि मैं हूँ एमिलिया। तो हीरो एल्सिया दरवाजा लॉक कर देता है और बोलता है बॉस एमिलिया आई है। माओ कहता है हाँ मत खोलना, गेट थोड़ी देर उसे चिल्लाने दो, फिर वो खुद चली जाएगी। अब 1 घंटे तक एमिलिया बाहर चिल्लाती है गेट खोलो गेट खोलो, लेकिन माँ और अलीशा उसे पूरे टाइम तक इग्नोर मारते हैं। लेकिन आखिर में वो लोग गेट खोल देते हैं। वो अंदर रोते रोते आती है और कहती है अगली बार तुम लोगों ने गेट नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी। इन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कोई बुरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कोई बुरा काम करो ना ताकि मैं तुम लोगों को खत्म कर सकूं। माँ बोलता है अरे अजीब जबरदस्ती है। एमिलिया अंदर आके बैठ जाती है और बोलती है तो क्या सोचा तुमने, वापस घर जाना है कि यहाँ जिंदगी भर पार्ट टाइम जॉब करते रहना है। जिसपे माँ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। माँ उसे बताता है कि पहले तो वो पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा, फिर बहुत सारे पैसे कमा के एक बड़ा सा घर खरीदेगा एंड ढेर सारे नौकर रखेगा। फिर वो अपनी एक आर्मी तैयार करेगा और उसी आर्मी के साथ दोबारा एंटी वर्ल्ड पर अटैक करेगा। ये सुनते ही एमिलिया गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम लोग पूरी तरह पागल हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन एमिलिया माओ के होटल पहुंचती है और उससे कहती है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बाहर आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वो चली जाती है। उधर छी माओ के पास आती है और थोड़े नाराज होकर कहती है आपने तो कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपने मुझसे झूठ बोला था। माओ तुरंत कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक और कस्टमर आ जाता है और कुछ देर बाद शिफ्ट खत्म हो जाती है। छी माओ से कहती है कि वो जा रही है। माओ बोलता है ठीक है बाय। जाने से पहले छी बताती है कि उसके घर के आसपास आजकल बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं। माओ कहता है कि उसके घर के पास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। छी बोलती है कि न जाने क्यों सिर्फ उसके इलाके में ही ऐसा हो रहा है। फिर छी हिम्मत करके पूछती है आज जो लड़की हम आपसे मिलने आई थी वो आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? माओ साफ साफ कह देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर छी बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त माओ की दोबारा सनी एमिलिया से मुलाकात होती है। एमिलिया कहती है कि उसके पास इतना मैजिक बचा है कि वो अभी एंटी वर्ल्ड बेबेस जा सकती है और माओ को जिंदा छोड़ सकती है। बस शर्त ये है कि माओ वादा करे कि वो कभी वापस एंटी वर्ल्ड नहीं आएगा और दोबारा हमला नहीं करेगा। माओ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जैसे ही उसकी आर्मी तैयार हो जाएगी और उसका पूरा मैजिक वापस आ जाएगा वो ज़रूर लौटेगा और पूरे एंटी वर्ल्ड पर कब्जा करेगा। ये सुनकर एमिलिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी अचानक किसी अनजान शख्स द्वारा उन दोनों पर मैजिक बुलेट से अटैक कर दिया जाता है। दोनों किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस दुनिया में आखिर कौन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। माओ घर की तरफ भागता है और एमिलिया उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाती है। माओ झुंझलाकर पूछता है अब क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा शर्माते हुए एमिलिया कहती है क्या आज मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? मेरा पर्स कहीं गिर गया है। माओ मान जाता है और एमिलिया उस रात वहीं रुक जाती है। रात में छी माओ को मैसेज करती है कि उसके घर के पास फिर से अर्थक्वेक आया था। माओ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा सिर्फ छी के घर के पास ही क्यों हो रहा है। अगले दिन एमिलिया टीवी पर देखती है कि माओ और अल्सिया को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल जब मैजिक अटैक हुआ था माओ अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भाग गया था और पुलिस को शक हो गया कि शायद वही इसमें शामिल था। उन्हें छुड़वाने के लिए एमिलिया को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। गुस्से में वो माओ से कहती है तुम्हारी वजह से मेरी एक दिन की सैलरी कट गई। माओ हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, कल हमने तुम्हारी मदद की, आज तुमने हमारी, हिसाब बराबर। जाने से पहले एमिलिया सख्त लहजे में कहती है अब ध्यान से सुनो, आगे से हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। मैं हीरो हूँ और तुम डेमन लॉर्ड। माओ कहता है ठीक है, लेकिन जरा पीछे देखो, लोग क्या सोच रहे होंगे कि तुम कितनी साइको हो। ये सुनकर एमिलिया शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में काम करते वक्त एमिलिया को अचानक एक कॉल आता है। कॉल उसी शख्स का होता है जिसने कल रात उन पर अटैक किया था। वो कहता है कल तो तुम दोनों बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। अब एमिलिया सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये है कौन। अगले सीन में हम देखते हैं कि माओ और छी एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि छी के घर के पास ही बार बार अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं। वहीं अलेसिया छुपकर उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ एमिलिया भी आ जाती है। माओ को छी के साथ खाते हुए देखकर वो अलेसिया का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है तुम लोग इस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? अलेसिया डरते डरते कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने बॉस पर नज़र रख रहा हूँ जो एक नॉर्मल लड़की के साथ डेट पर आया है। एमिलिया हैरानी से कहती है क्या डेमन लॉर्ड एक नॉर्मल लड़की के साथ डेट पर जा सकता है? ये कहते ही वो तुरंत उनकी बगल वाली सीट पर जाकर अलेसिया के पास बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि छी और माओ आमने सामने बैठे होते हैं। छी बस माओ को प्रपोज करने ही वाली होती है। तभी एमिलिया बीच में कूद पड़ती है। वो छी से सख्त लहजे में कहती है सोचना भी मत, अगर तुमने जो करने का सोचा है वो कर दिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। ये माउस जो ऊपर से भले ही अच्छा लगता हो लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। ये सुनकर छी को गुस्सा आ जाता है और छी और एमिलिया के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। छी ताना मारते हुए कहती है तुम माओ की एक्स हो ना, इसलिए उसकी बुराई करती रहती हो और उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये सुनते ही एमिलिया और ज्यादा भड़क जाती है और दोनों के बीच लड़ाई और तेज हो जाती है। तभी अचानक एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक आता है जो पूरे मॉल को तबाह कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग मलबे में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद एमिलिया को होश आता है। छी बेहोश पड़ी होती है। एमिलिया चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, बाहर आओ। माओ
तभी माओ अपने ओरिजिनल डेमन फॉर्म में सामने आता है। वो अपनी ताकत से एमिलिया, छी और मॉल में फंसे बाकी सभी लोगों को बचा लेता है। एमिलिया उससे पूछती है, तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आ गए? माओ जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता, शायद मेरे अंदर अपने आप थोड़ा सा मैजिक लौट आया। एमिलिया मन ही मन सोचती है कि यही सही मौका है उसे मारने का। क्या पता ये अभी गेट खोलकर एंटीवर्ल्ड वापस चला जाए। लेकिन तभी माओ उसे कहता है, एमिलिया, छी को बाहर ले जाओ, मेरे पास अभी इतना मैजिक है कि मैं यहाँ फंसे सभी लोगों को बचा सकता हूँ। ये सुनकर एमिलिया पूरी तरह शॉक रह जाती है। एक डेमन लॉर्ड आम इंसानों की जान क्यों बचाएगा? फिर भी वो माओ की बात मान लेती है। माओ अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी ह्यूमंस को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमिलिया माओ के घर आती है। माओ झुंझलाकर कहता है, फिर आ गई तुम? बाद में आना, मैं बिजी हूँ। एमिलिया उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, ये तुम्हारे छाते के पैसे हैं और उस दिन मुझे घर पहुंचाने में जो मदद तुमने की थी उसके भी। पैसे देखकर माओ खुश हो जाता है। जाते वक्त एमिलिया सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। घर में बैंडेज नहीं होता तो अलसिया बाहर से बैंडेज लेने चला जाता है। माओ एमिलिया से कहता है, ये लो, डेटॉल लगा लो। एमिलिया डेटॉल लगाती है और फिर गुस्से में इन्हें बोतल माओ की तरफ फेंक देती है। माओ चौंक कर पूछता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एमिलिया खड़ी होकर रोते हुए कहती है, आखिर क्यों तुम इतने अच्छे हो? तुम तो डेमन लॉर्ड हो, मैं तुम्हें मार भी नहीं पा रही। फिर वो माओ को बताती है कि कैसे डेमन आर्मी ने उसके गांव को तबाह कर दिया था और उसके पिता को मार डाला था। वो सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए ही इस दुनिया में आई थी। माओ शांत आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। पहले मैं इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, लेकिन अब जब मैं खुद एक इंसान बना हूँ तो मुझे इंसान होने की कीमत समझ में आई है। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है। तीनों उस आवाज की तरफ भागते हैं। वहाँ उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम लोगों के पास अब ज्यादा मैजिक नहीं बचा है और इसलिए आज तुम सबका आखिरी दिन है। ये कोई और नहीं बल्कि माओ के 4 जनरल्स में से एक लूसीफर होता है। माओ गुस्से में कहता है, तो वही तुम थे जिसने हम पर मैजिक बुलेट से हमला किया था। एमिलिया हैरानी से बोलती है, लेकिन लूसीफर को तो मैंने अपने हाथों से मारा था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तभी उनके सामने एक और शख्स आता है, एमिलिया का टीचर बॉब। वो वही होता है जो गेट में उसके साथ नहीं जा पाया था। उसी ने लूसीफर को बचाया और इस दुनिया में लेकर आया था। उसी ने एमिलिया को धोखा दिया था ताकि वो अकेली सैटर्न और अलसिया से लड़े और मारी जाए, क्योंकि बॉब एमिलिया से नफरत करता था। एमिलिया कांपती आवाज में कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? बॉब ठंडे लहजे में जवाब देता है, हम तुम्हें अपना प्लान बताने वाले नहीं हैं। तभी माओ बोलता है कि उससे उनका प्लान पहले से ही पता है। वो बताता है कि बॉब एमिलिया को इसलिए मरवाना चाहता है ताकि उसकी पोस्ट उसे न मिले, और लूसीफर बॉब के साथ इसलिए काम कर रहा है ताकि उसे दोबारा हेवन में जाने का मौका मिल सके। ये सुनकर बॉब घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? माओ हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे मैजिकल मूवीज में हमेशा ऐसा ही होता है। ये सुनते ही माओ और अलसिया के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ अलसिया मेहनत करके पैसे बचा रहा होता है वहीं माओ अकेले मूवी देखने चला जाता है। लेकिन तभी लूसीफर अचानक हमला करके अलसिया को पूरी तरह घायल कर देता है। अलसिया मरने की हालत में माओ से कहता है, कम से कम मेरे साथ तो एक बार मूवी देखने चल लेते। लूसीफर जो दोबारा उन दोनों पर अटैक कर देता है। माओ किसी तरह एक शील्ड बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर उसे रोक लेता है और ताना मारते हुए कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को रोता छोड़कर भाग जाओगे क्या? इसके बाद लूसीफर फिर से अटैक करता है। माओ और एमिलिया किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन पीछे से लूसीफर माओ के सीने में गोली मार देता है और बॉब उसके पैर में गोली दाग देता है। माओ वहीं गिर पड़ता है। बॉब और लूसीफर तीनों को घेर लेते हैं। आखिरी ताकत जुटाकर माओ अपनी बची खुची मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और खुद को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर लेता है जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन लूसीफर वहाँ भी उसका पीछा करता हुआ पहुँच जाता है और कहता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। माओ पहले से ही बुरी तरह जख्मी होता है, इसलिए बेहोश हो जाता है। लूसीफर हंसते हुए कहता है, अब तो तुम्हें मारना और भी आसान हो गया है। वो छी को ऊपर से नीचे फेंक देता है, लेकिन एमिलिया किसी तरह उसे बचा लेती है। इसके बाद लूसीफर कहता है, अब तबाही मचाने का समय आ गया है। फिर वो अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल करता है। जबरदस्त तबाही मच जाती है। लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन छी और एमिलिया पर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। एमिलिया के पीछे एक गहरी रहस्यमयी परछाई उभरती है, जो किसी और की नहीं बल्कि माओ की होती है। लूसीफर हैरान होकर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास इतना मैजिक कैसे आ गया? माओ शांत
लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है कि अब वह समझ चुका है कि अपना मैजिक वापस कैसे पाना है। जब भी उसके आसपास लोग डरते हैं या दुखी होते हैं, उनकी भावनाओं से उसका मैजिक वापस लौट आता है। उसे ये बात तब समझ में आई थी जब पहले मॉल में आए अर्थक्वेक के दौरान बहुत सारे लोग डर गए थे और उसी पल माओ कुछ देर के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाया था। इसी वजह से माओ ने जानबूझकर खुद को यहाँ टेलीपोर्ट किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरें और उसका मैजिक वापस आ सके। इस वक्त माओ के पास उसका लगभग आधा मैजिक वापस आ चुका होता है। तभी ची होश में आती है। माओ को देखकर वो हैरानी से कहती है, क्या ये आप हैं माओ सर? इस पर एमिलिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, अब समझ आया कि मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। माओ वहाँ मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित कर देता है और एल्सिया को भी थोड़ा सा मैजिक देकर ठीक कर देता है। इसके बाद वह हवा में उड़ता है और गंभीर आवाज में कहता है, अब इस फाइट को खत्म करने का समय आ चुका है। पॉप उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन माओ उसे छुए बिना ही हरा देता है। लूसीफर कहता है, मुझे माफ कर दो। सैटर्न पलक झपकते ही वह लूसीफर के सामने पहुंच जाता है लेकिन माओ उस वक्त बेहद गुस्से में होता है। लूसीफर उसे देखकर और भी डर जाता है। माओ कहता है, मैं तुम्हें माफ तो कर देता हूँ लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा तो मिलेगी। और फिर माओ लूसीफर को ऐसा जोरदार पंच मारता है कि वो जिंदगी भर उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद भी माओ के अंदर काफ़ी मैजिक बचा हुआ होता है जिससे वह आराम से एक गेट खोलकर घर वापस जा सकता है। और इसके बाद क्या हुआ वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।